हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। दोस्तों देखिए, हम लोग जो ये यूपी पीसीएल के लिए, यूपी पुलिस के लिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं, और इस यूपी पुलिस के लिए ही हम लोगों ने देखिए अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें आपका अभी जो पिछला पेपर हुआ है उसमें मैंने 2018 का मैंने अभी उसकी मैथ नहीं कराई है। क्यों नहीं कराई है, उसका रीज़न ये है कि पेपर इसलिए नहीं करा पाया हूँ क्योंकि बोर्ड तो आ चुका है बट उसको भी फिट नहीं कराया है। क्योंकि ट्राइपॉड नहीं आ पाया है, जिसमें मैं आपको कैमरे की पोजीशन कहाँ पे रखूँगा, तो कैमरा हो नहीं पाएगा, तो जिसकी वजह से फिर जो है आपकी लाइव क्लास हो नहीं पाएगी। तो इसलिए मैथ जो है इस छोटे से बोर्ड पे कैलकुलेशन करो ऐसे करके, तो वो हो नहीं पा रहा था। तो फिर इस वजह से मुझे क्या है कि इसको हटाना पड़ा। अभी जो है अभी मैं उसके लाइव क्लास नहीं कर पाऊँगा, उसकी वजह से ये बस यही रीज़न है। शायद कल ट्राइपॉड आ जाएगा या परसों आ जाएगा। कल परसों में जब भी आता है मैं आपकी मंडे से जो है मैथ की लाइव क्लास स्टार्ट कर दूँगा, क्योंकि तब बोर्ड भी लग चुका होगा, ट्राइपॉड भी आ चुका होगा, उसमें कैमरा भी फिट हो जाएगा और सारी चीज़ें। तो हम लोग क्या होगा, सारी चीज़ें वहाँ से व्यवस्थित करके और ये कर सकते हैं। तो चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग खुद सोचिए कि आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, जो भी दिन में 8-10 लोग सब्सक्राइब कर लेते हो, और सब यूपी पुलिस वाले ही हैं। तो आप लोग एक चीज़ ये बताइए कि जब आप यूपी पुलिस वाले लोग सब्सक्राइब कर रहे हो, तो ये बताइए वीडियो अगर नहीं देखोगे तो अचानक से अगर अभी वैकेंसी आ जाए और टाइम कम मिलेगा, तो ये बताइए फिर आप लोग क्या दिन के दिन पढ़ के जो है, अगर दिन के दिन पढ़ के जो है एग्ज़ाम निकल जाएगा? नहीं निकलेगा ना। तो उसके लिए आपको पहले से पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए मैंने इतने पहले से स्टार्ट कर दिया, जिससे जो है अचानक से आपको कुछ भी ना देखने पड़े और सारी चीज़ें आपको पहले से मिल जाएँ। चलिए तो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। आप लोग वीडियो को जो भी देखते हैं 40-50 लोग, 100 लोग, इससे ज़्यादा लोग अभी देख नहीं रहे हो, तो भाई सभी लोग क्या है, जब देख रहे हो जितने लोग, उतने लोग कम से कम लाइक तो कर दिया करो भाई। लाइक करने का कोई पैसा नहीं पड़ता है, ना ही आपके पास से कुछ जाता है, तो लाइक कर दिया करो। प्लस जितने भी लोग देख रहे होते हो, जो लोग नए लोग देख रहे हैं, उसमें से 100 लोगों में 80 लोग ऐसे होते हैं जो नए लोग होते हैं, 20 लोग पुराने होते हैं। तो 80 लोगों में अगर आप लोग रोज़ के रोज़ अगर 10-20 लोग भी सब्सक्राइब कर दो, तो आपके पास से कुछ नहीं जाएगा ना। लेकिन नहीं कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो जब किसी कार्य के करने या होने, ये किसकी परिभाषा है? किसी कार्य का करना या होना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। चूँकि भाई पेन को थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए। ठीक। तो किसी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है 115 नंबर में कि निम्न में से क्या काल कहलाता है? काल क्या कहलाता है? काल क्या होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि किसी क्रिया के जो घटित हुई है वो भूतकाल में हुई थी, जो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि वो समय का ज्ञान कराती है। जो काल होता है वो आपको समय का ज्ञान कराता है, समय का ज्ञात कराता है कि कब घटना कब हुई। ये बीते काल में हुई, अभी हुई है, या आने होने वाले समय में ये होने वाली है। तो जो काल होता है वो क्या होता है? वो क्रिया के घटित होने का समय होता है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फिर 116 नंबर देखते हैं। 116 नंबर में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन में प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहलाता है? तो देखो, एक चीज़ होती है तत्सम। इसमें क्या आता है? इसमें ये सा आता है। इसी सा से जो है हम लोग क्या निकालते हैं? संस्कृत। ठीक है, इसी सा से संस्कृत निकालते हैं। तो ये जो संस्कृत है, तो संस्कृत के जो शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों उठा के रख दिए गए हैं, उनको हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। फिर देखिए 117 में क्या लिखा हुआ, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन से होते हैं? अब देखिए, जो तत्सम शब्द संस्कृत के डायरेक्ट ऐसे के ऐसे उठा के रख दिए जाते हैं, तो उनको हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। और उनके अलावा चाहे आपके देशज शब्द हों, चाहे विदेशज शब्द हों, चाहे जहाँ से भी उठा के अगर आपको वो रखे गए हैं, तो वो सब क्या कहलाते हैं? वो सब तद्भव कहलाते हैं। और तद्भव शब्द जो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव होगा, तो ग्राम जो है वो गाँव का होता है, आश्रु आंसू का होता है, सूर्य जो है सूरज का होता है, और ये माथा जो है ये आपका जो है मस्तक का होता है। लेकिन ये जो है माथा का माथा ये तद्भव में आएगा, इसका संस्कृत शब्द मस्तक हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे यही आपका तद्भव शब्द हो जाएगा।
चलिए 118 नंबर देखिए, लिखा हुआ है समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो जो समान अर्थ वाले शब्द होते हैं उनको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यायवाची। देखिए इसकी हिंदी काफ़ी सरल है, तो मेरा तो मानना ये है कि 37 क्वेश्चन में आप इसको कोशिश कीजिए कि 35 सही कर सकें। तो जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं भाई, अपने इसको देखिए सॉल्व भी करते चलिए, और साथ में जब आप सॉल्व करते चलिए आप अपने इसमें सही और गलत निकाल लीजिएगा। लास्ट में आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए। चलिए फिर इसको देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। 119 नंबर में देखिए क्या लिखा, अग्रज का सही विलोम क्या होगा। तो अग्रज मतलब आगे वाला, जो आपसे आगे आएगा वो आपसे बड़ा होगा, और जो आपसे छोटा होगा वो कौन होगा? अनुज होगा। तो इसका जो है विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनुज हो जाएगा। चलिए फिर देखिए 120 नंबर में क्या लिखा हुआ है, धन का मतलब क्या होता है। तो देखो धन का मतलब जो है, अंक लिखा हुआ है, अंक नहीं होता है। हाँ, यहाँ पे धन का मतलब अगर जोड़ होता है तो हो सकता था कि जोड़ हो जाएगा। फिर अर्थ लिखा हुआ है, अर्थ हो सकता है, धन का मतलब बिल्कुल हो सकता है, स्वार्थ नहीं हो सकता, और कोष। तो अर्थ ही यहाँ पे एक ऐसा अर्थ इसका मतलब निकलता है कि जो धन का मतलब आप इसको ले सकते हैं। धन के अर्थ के रूप में, धन के मतलब के रूप में आप जो है अर्थ को ले सकते हैं। अर्थ जो होता है, जो योग जो होता है, जब अंक का अर्थ मतलब जब कह सकते हैं कि जब अर्थ जो होता है संपत्ति होता है, योग आदि, जबकि अंक का अर्थ क्या होता है? अध्याय होता है, चिन्ह होता है, संख्या होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए फिर 121 नंबर देखते हैं। 121 में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है अपने जीवन पर स्वयं लिखी हुई वाक्यांश के लिए क्या एक शब्द क्या होगा। अपने जीवन पर लिखी तो वो तो आत्मकथा हो जाएगी। देखिए सरल पेपर है, मुझे नहीं लगता कि इस पेपर में आप जो है 35 क्वेश्चन सही नहीं कर सकते हैं। 35 नहीं तो कम से कम 34 सही कीजिए, लेकिन हाँ ये 34-35 आपको इतना रखना पड़ेगा, तब आप जो है मेरिट में बहुत अच्छे से नंबर ला पाएंगे। चलिए अन्न और अन्य, अन्न और अन्य, अन्न मतलब होता है अनाज। क्या होता है दोस्तों? अनाज कहा जाता है ना अन्न। क्या कहा जाता है ना कि अन्न, अन्न अन्न पे लिखा है खाने वाले का नाम, जो इस तरीके से होता है अन्न होता है। अन्न मतलब होता है अनाज, और दूसरा जो अन्न लिखा हुआ है वो होता है, इसका मतलब होता है आपके अलावा, तो इसका मतलब दूसरा हो जाएगा। तो अनाज और दूसरा ये शब्द आपके लिए यहाँ पे एक जैसे हो जाएंगे। चलिए फिर लिखा हुआ है निर्गुण, निर्गुण में उपसर्ग है। उपसर्ग हमेशा याद रखिएगा, उपसर्ग शब्द के पहले लग जाता है और प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगता है। तो जो आपका जो निर्गुण में जो उन्होंने क्या पूछा है, निर्गुण में उपसर्ग, तो उपसर्ग तो पहले लगेगा। तो निर तो ना और रा निकल रहा है, तो ना लगेगा और रा ऐसे करके आधा लग जाएगा क्योंकि इसके नीचे हलंत। फिर क्या हो जाएगा? गुड़। ठीक, तो निर्गुण, तो ये हो जाएगा निर्गुण। तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा। देखिए मैं आपको हिंदी आपके लेवल की जितने भी पेपर में आपकी जिस तरीके की भी हिंदी आती है, मैं आपको उसमें इस तरीके से कराऊंगा। जब पेपर जब आएगा ना आपके सामने, तब आप देखेंगे कि यार ये चीज़ तो सर ने ऐसे बताई थी और इसका आंसर तो ऐसे करके ऐसे आ जाएगा। क्योंकि मैं आपको हिंदी के इतने प्रैक्टिस सेट करा दूंगा, तब तक हिंदी की एक एक चीज़ आपको रट जाएगी, आप कहीं से भी बाहर जाएगा ही नहीं। तो आप लोग अभी से जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, सभी लोग क्लास को डेली के डेली देखते रहिए, जैसा मैं समझाऊँ वैसा करते रहिए। बस आपका एग्ज़ाम मैं निकलवाऊँगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए 124 नंबर, खिलौना शब्द में मूल शब्द होता है। तो जो देखो खिलौना शब्द में उसने मूल शब्द पूछा, तो खिलौना से क्या किया जाता है? खेला जाता है। तो इसका मूल शब्द क्या हो जाएगा? खेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खेल। तो यहाँ पे आपका आंसर खेल हो जाएगा, क्योंकि बच्चे जो है खिलौने से खेलते हैं, तो खेलना क्या हो जाएगा? उसका मूल शब्द हो जाएगा। चलिए फिर देखिए स्वर संधि में किसका मेल होता है। अब यहाँ पे पूछा रहा है स्वर संधियों में किसका मेल होता है, तो स्वर संधि में भैया स्वरों का ही मेल होगा, और व्यंजन संधि में स्वर और व्यंजन दोनों का मेल होता है। तो स्वर संधि में स्वरों का मेल हो जाता है। संधियाँ आपको पढ़नी है तो मेरे चैनल पे जाइए, आपको कुछ पुरानी प्लेलिस्ट पड़ी हैं, आप उसमें हिंदी का जाइए, आप वहाँ पे संधि का वीडियो देख लीजिए। आपको संधि में एक भी वीडियो मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे अटेम्प्ट ना हो, उसके बाद आपसे गलतियाँ हो जाएँ, आप आराम से उसको कर सकते हैं। इतने आसानी से मैंने उसको संधियों को समझाया है। चलिए 126 नंबर देखिए क्या कहा है कि उन्होंने कहाँ जाना है, इस वाक्य में किस प्रकार की संधि है। तो जो उन्होंने कहा है, क्या कहा है? उन्होंने, तो उन्होंने कहाँ जाना नहीं, उसको कहाँ जाना है या उनको कहाँ जाना है, ये होना चाहिए था। और ये शब्द क्या होते हैं? ये उन्होंने, उसको, ये शब्द क्या होते हैं? ये सब सर्वनाम होते हैं। तो इसमें सर्वनाम संबंधी क्या हो जाएगी? ये जो है इसमें अशुद्धि हो जाएगी। ठीक है, सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, आपको पता होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। ये 6 तरीके के इसके सर्वनाम के भेद होते हैं, याद कर लीजिएगा, पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं सर्वनाम के भेद।
चलिए 127 नंबर, सामासिक पद को तोड़ने वाला क्या कहलाता है? जब सामासिक पद को तोड़ते हैं तो हम लोग एक हिस्सा इधर लिखते हैं प्लस करके एक इधर लिखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ये समास विग्रह होता है। तो ये समास विग्रह हो जाएगा। अब लिखा है कर्मवाचय में प्रधान होता है, उसमें क्या प्रधान होता है? तो जो कर्म कर्म क्या होता है? किया जाता है, किसी के द्वारा किया जाता है। तो जो वो किया जाता है वो क्या होता है? वो काम होता है, उसी को कर्म कहते हैं। तो कर्मवाचय में क्या प्रधान होगा? उसमें कर्म ही प्रधान हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कर्म। चलिए फिर 129 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। 129 नंबर में लिखा हुआ है जिन शब्दों में लिंग वाचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उनको क्या कहते हैं? जब जितने भी ये शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होगा तो वो अव्यय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अव्यय कहलाएंगे। ये अव्यय ऐसे शब्द होते हैं, इनमें क्या होता है? इनमें लिंग वचन कारण आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब जैसे इनको कह दिया जाए क्या, जैसे तथा। अब तथा है तो तथा में एक बात बताइए, इसमें क्या परिवर्तन होगा? इसमें लिंग अगर सब लड़की के लिए यूज करें तो भी तथा, लड़के के लिए तो भी तथा, किंतु परंतु अर्थात ये शब्द क्या हो जाएंगे? ये सब अव्यय हो जाएंगे। अव्यय के 4 भेद होते हैं, याद रखिएगा। इसमें कौन कौन से भेद आते हैं? क्रिया विशेषण आता है, संबोधक आता है, ठीक है, संबंध बोधक, और समुच्चय बोधक आता है, और विस्मयादि बोधक आता है। तो अव्यय के 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। चलिए 130 नंबर देखते हैं। मेरे वीडियो थोड़े बड़े ज़रूर हो सकते हैं लेकिन इतने आपकी चीज़ें ऐसी मिलेंगी कि आपको रट जाएंगी, फिर आप इसमें गलतियां नहीं करेंगे। चलिए 130 नंबर देखिए। 130 में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ये जो चिन्ह बना हुआ है इस विराम चिन्ह का नाम क्या है? तो इस विराम चिन्ह का भाई क्या नाम हो जाएगा? ये तो प्रश्नवाचक है, आपको पता है। तो इतना सरल क्वेश्चन, इतना सरल चैप्टर आपके सामने, इतना सरल क्वेश्चन पेपर आपके सामने आया है, तो मेरे हिसाब से इसमें आप जो है 34-35 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कीजिए। और लास्ट में जितने लोग भी भाई देख रहे हैं, अपने ईमानदारी से आप सभी के सभी लोग इस पेपर में आप जितने भी क्वेश्चन, जो भी 37 क्वेश्चन है, 37 क्वेश्चन में आप ये जरूर बताइएगा कि क्या आपके इसमें 30 प्लस नंबर बन पाए हैं या नहीं। 30 प्लस का मतलब है 34, 35, 33 नंबर से 33 से 35 के बीच में नंबर आ जाने चाहिए, मतलब 33-35 नंबर तक आने चाहिए। 33, 34, 35 इन तीनों में से आपके नंबर बनने चाहिए। चलिए 31 नंबर देखिए क्या लिखा। मुहावरा अपना सामान्य अर्थ न देकर अर्थ प्रकट करता है। वो कैसा अर्थ देगा? तो मुहावरा जो होता है वो एक शब्द कहता है, इसका मतलब वो 4-5 चीज एक शब्द कहेगा, एक वाक्य बनाता है, वाक्य का अर्थ कोई और निकलता है, तो इसका मतलब वो किसी क्या करता है, वो सामान्य अर्थ ना देकर क्या कराएगा? विशेष अर्थ बताएगा। क्या बताएगा? विशेष अर्थ बताता है। चलिए फिर 132 देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये लोकोक्ति लिखी है, ठीक है, लोकोक्ति और मुहावरे में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, लगभग दोनों एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। एक पंथ दो काज, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? अब एक पंथ दो काज का मतलब है कि अगर कोई एक काम करने गया था उसके 2 काम हो गए, ठीक है। और या कह सकते हैं कि एक काम किया उसको लाभ 2 चीज़ का हो गया, तो क्या हो जाएगा? एक ही काम के 2 लाभ। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए फिर देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि रस कितने होते हैं? रस होते हैं 9, ठीक है। इनके सबके स्थायी भाव होते हैं, हमेशा स्थायी भाव ही पूछे जाते हैं। तो हास्य रस जो होता है इसका जो स्थायी भाव होता है वो होता है हास, ठीक है। उसके अलावा आपके सामने जो रति लिखा हुआ है, रति होता है श्रृंगार रस का, ठीक है। फिर जो रौद्र लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये किस में आता है? रौद्र, रति का हास, फिर शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, रौद्र किसी में नहीं आता। विभत्स रस होता है, ठीक है। और ये अद्भुत रस, शांत रस, ये इस तरीके से होता है। इनके सबके मैं आपको एक तरीके से बता देता हूँ सीधे सीधे, क्योंकि मुझे डायरेक्टली याद है। और ऐसे भी आपको बता दूँ, विभत्स और रौद्र, ऐसे ये दोनों के दोनों जो हैं एक ही हो जाएंगे। तो श्रृंगार रस का होता है रति, हास्य रस का होता है हास, करुण रस का होता है शोक, वीर रस का होता है क्रोध, और फिर वीर रस का एक उत्साह भी होता है, याद रखिएगा, क्रोध और उत्साह दोनों होते हैं। भयानक रस का भय होता है, विभत्स का क्या होता है? जुगुप्सा होता है। क्या होता है? जुगुप्सा। तो विभत्स जो है वो आपका रस है, ये स्थायी भाव नहीं है, इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। और अद्भुत रस का होता है आश्चर्य, और शांत रस का होता है निर्वेद। तो ये आपके सामने इतने तरीके के जो है रस होते हैं, इनके आप जो है स्थायी भाव जरूर याद कर लीजिएगा एक बार। देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ कुंडलिया में कितने चरण होते हैं? तो कुंडलिया में जो है 6 चरण होते हैं, ठीक है। कितने चरण होते हैं? 6। इसमें कुंडलिया जो है विषम मात्रिक संयुक्त छंद होता है, जो दोहा और रोला छंदों को मिलाने से बनता है। क्या होता है? इसमें दोहा और रोला जब मिला देंगे तो हमारी कुंडलिया बन जाती है। इस छंद के प्रथम चरण की रचनाएं दोहे से और अंतिम चरण की रचना रोला से होती है। तो ये आप इससे याद रखिएगा।
ये क्वेश्चन वैसे बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन जब पूछा जाता है तो आप जरूर फंस जाएंगे। चलिए 135 नंबर देखते हैं। 135 में क्या लिखा हुआ है? 135 में लिखा हुआ है कि वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार का जो है उसमें होता है। तो क्या हो जाता है? चारुचंद की चंचल किरणें खेल नहीं थी जल थल में। तो इसमें चा शब्द, चा जो वर्ण है वो बहुत बार आया है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाता है। ठीक, फिर देखिए 136 नंबर देखिए। 136 में क्या लिखा हुआ है? शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो शब्द की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण कहलाती है। ठीक है, जो ध्वनि होती है, वर्ण या ध्वनि, जैसे बच्चा है, बच्चा बोलना तो जानता नहीं होता है, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ तो निकल ही रही होती है। वो आवाज़ किसी भी तरीके की हो सकती है, वो सब क्या कहलाती है? वो ध्वनि कहलाती है। वो कह सकते हैं कि वर्ण की सबसे छोटी इकाई भी है। तो क्या हो जाएगा? वर्ण जो है शब्द की सबसे छोटी इकाई होती है, या ध्वनि, वर्ण या ध्वनि। ठीक है, याद रखिएगा, वर्ण या ध्वनि होती है, क्योंकि ध्वनि बच्चों, ये ध्वनि वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार कि ध्वनि क्या होता है। तो ध्वनि वर्ण की सबसे छोटी इकाई होती है, क्योंकि बच्चे जो छोटे बोल नहीं पाते हैं उनके मुंह से सिर्फ और सिर्फ ध्वनि ही निकलती है, तो वो भी वर्ण ही कहलाता है। चलिए फिर तपस्वी। तपस्वी शब्द का जो है स्त्रीलिंग रूप बताना है। तपस्वी का तपस्विनी होता है। बस याद ये रखना है कि वाह में जो है छोटी की मात्रा लगती है, बस ये गड़बड़ कर देते हैं, इसमें बड़ी की मात्रा लगा देते हैं, तपस्विनी हो जाता है। वो तपस्विनी नहीं होगा, तपस्विनी होता है, छोटी की मात्रा लगती है। बस ये याद रखना है आपको, आपका ये आंसर कभी गलत नहीं होगा। चलिए फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 138 में लिखा हुआ है आचार्य। आचार्य का आचार्य लिखा हुआ है। आचार्य का पुल्लिंग शब्द, और मैंने बता ही दिया आचार्य होता है। आचार्य का स्त्रीलिंग आचार्य होता है, और आचार्य का स्त्रीलिंग आचार्य होता है। चलिए, जो हिंदी मीडियम में सरस्वती विद्या मंदिर से पढ़े लोग होंगे उनको पता होगा आचार्य जी क्या होता है और आचार्य जी क्या होता है। चलिए, पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन हो जाएगा। तो जो पुस्तक रखी है, तो एक वचन पुस्तकें रखी हैं, तब जो है आपके जो है यहाँ पे बहुवचन हो जाता है। तो एक वचन हो जाएगा रख पुस्तकें, फिर रखी और है नहीं, है हो जाएगा, अंक की बिंदी लग जाएगी, तो ये बहुवचन हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी तो पुस्तक रखी है, तो एक वचन है। चलिए फिर देखिए 140 नंबर। शिक्षक ने पढ़ाया पाठ किस कारक का प्रयोग है? अब जब शिक्षक ने पढ़ाया पाठ, तो कारक कितने होते हैं? कारक तो भैया हमारे पास 8 होते हैं। अब 8 में तो हमारे पास कर्ता होता है, कर्म होता है, करण होता है, संप्रदान होता है, फिर अपादान आता है, फिर अधिकरण आता है, फिर संबंध आता है, और लास्ट में संबोधन आता है। ठीक है, तो कर्ता ने होता है कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलगाव के में यूज किया जाता है जब कोई चीज़ किसी से अलग होती है। अधिकरण में पर होता है। संबंध कारक जो होता है उसमें का की के आता है, रा री रे, इस तरीके के सब जो है वर्ण आते हैं। और संबोधन कारक होता है हे अरे भो, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो जब शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, तो कर्ता ने, तो किसने पाठ पढ़ाया? शिक्षक ने। तो काम किसने किया है? शिक्षक ने। शिक्षक क्या हो जाएगा? कर्ता, और इसमें कारण जो है कौन सा हो जाएगा? कर्ता ने, यानी कि कर्ता कारक हो जाए, क्योंकि कर्ता जो हम लोग इसको विभक्ति क्या होती है? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए या को के लिए, अपादान से अलगाव के अर्थ में, अधिकरण में पर, और संबंध का की के, रा री रे, और संबोधन हे अरे। चलिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के अब कितने भेद होते हैं? देखो हर चीज़ के, देखो पहले तो सर्वनाम के ही 6 भेद होते हैं, फिर उसमें जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, 3 भेद हो जाते हैं। चलिए, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? अब विशेषण के भेद पूछे गए तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। सर्वनामिक विशेषण होता है, गुणवाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो कितने भेद हो जाते हैं? 4 भेद हो जाते हैं। ठीक, बोर्ड पे जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो आप निश्चिंत रहिए, बोर्ड पे जब आपको पढ़ाया जाएगा तो आपको वहाँ पे बिल्कुल ये अच्छे से पढ़ाया जाएगा, और इसमें कोई गलती नहीं होगी। आपको बोर्ड पे सारी चीज़ें लिख के भी बताया जाया करेंगी। अभी मैं लिखने में थोड़ा सा हिचकिचा इसलिए जाता हूँ क्योंकि बोर्ड पे जगह कम होती है। यहाँ पे इस वाले बोर्ड पे मोबाइल में जिसमें जो है जगह कम होती है, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। चलिए 143 नंबर देखिए क्या लिखा है। निम्नलिखित में कौन सा विशेषण नहीं है? विशेषण होते क्या हैं? विशेषण होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो वो विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे विशेषण नहीं है, तो देखो पथरीला, ये पत्थर से बना है तो ये पथरीला हो गया, तो ये विशेषण हो जाएगा। नमक से बना नमकीन, तो ये नमकीन हो जाएगा। बर्फ से बना बर्फीला, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी विशेषण हो जाएगा। और नमक से बना नमकीन होना चाहिए था, तो विशेषण, तो नमक जो है यहाँ पे आपका संज्ञा हो जाएगा, ना कि यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे देखते हैं 144 नंबर क्या है। 144 में लिखा हुआ है कि कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है। तो निहार जो है ये महादेवी वर्मा की है, ठीक है। और बाकी इनकी तो और भी थी। साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त की है, और ये कामायनी तो आपको पता ही होगी कि जयशंकर प्रसाद की है, और प्री प्रवास जो है ये हरिऔध जी की है। चलिए फिर पूछा गया है उर्वशी किसकी रचना है। तो उर्वशी तो भैया रामधारी सिंह दिनकर की है। अगर आपने 10th में अगर ध्यान से अगर अपनी जीवनी वगैरह को सही से किया होगा तो आपको यहाँ पे जो है भूलने याद रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उर्वशी किसकी हो जाएगी, ये रामधारी सिंह दिनकर की हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से हमारा पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है और पैराग्राफ को पढ़ना है, फिर उसके बारे में हमको उसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो चलिए भाई पैराग्राफ को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है मोबाइल फ़ोन के एक नहीं अनेक लाभ हैं। मोबाइल फ़ोन के प्रयोग से निजी ज़िंदगी के साथ साथ व्यापार के क्षेत्र में व्यापक वृद्धि हुई है। आप अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कहीं भी रहकर अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं। इसे हर समय अपने साथ रख पाने के कारण आप इस हर समय लोगों के संपर्क में रहते हैं। मोबाइल फ़ोन के अनेकों लाभ के साथ कुछ हानियां भी हैं। जहां यह सुखद है वहीं दुखद भी है। जैसे आप यदि कुछ समय एकांत में बिताना चाहते हैं तो भी मोबाइल फ़ोन उसमें खलल डाल सकता है। कई बार तो आप बहुत व्यस्त होते हैं और मोबाइल फ़ोन के कारण व्यवधान पड़ जाता है। अर्थात मोबाइल फ़ोन का हर वक्त साथ रहना लाभकारी है, यह वक्त साथ रहना जहां लाभकारी है वहीं परेशानियों का कारण भी बन सकता है। लेकिन एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर मोबाइल फ़ोन के लाभ उठाने हैं तो कुछ परेशानियां भी उठानी पड़ेंगी। वैसे मोबाइल फ़ोन के प्रयोग से हमें लाभ ही अधिक हैं, बस हमें इसके प्रयोग से कुछ सावधानियाँ आवश्यक बरतनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि हम लोग ही लापरवाह हो जाते हैं और उसको बिल्कुल लापरवाही से उपयोग करते हैं, वरना मोबाइल फ़ोन के बहुत से लाभ हैं। इसको हम लोग जो है अगर सही से यूज करें तो कार्य के संदर्भ में मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता भी क्या है कि कहीं भी रहकर कार्य पूर्ण कर सकना, खूब बातें कर सकना, नोट का कुशल प्रयोग कर सकना, नेट का कुशल प्रयोग, पैसों का लेन देन कर सकना। देखो वैसे तो उपयोगिताएं तो ये सारी हैं, क्योंकि कुछ लोग इससे सिर्फ बातें करने के लिए फ़ोन लेते हैं, कुछ नेट के लिए फ़ोन लेते हैं, कुछ पैसों का लेन देन करने के लिए भी होता है। लेकिन अगर इसकी सही अगर उपयोगिता देखी जाएगी तो कहीं भी रहकर कार्य पूर्ण कर सकना, ये इसकी मुख्य उपयोगिता में आ जाएगा। अब देखिए मोबाइल फ़ोन जहाँ सुखद है वहाँ क्या हो जाएगा भैया, दुखद भी है, परेशानियाँ भी हैं, दिक्कतें भी हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये आपको अभी बताया गया। व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फ़ोन के कारण क्या हो जाता है, तो क्या हो जाता है उसमें व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। अभी उसने बताया ना कि भाई हम अगर बिजी हैं और फ़ोन बज गया तो हमें बात करनी पड़ जाएगी, तो उसमें क्या आ जाएगा, व्यवधान आ जाएगा। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो जाएगा, तो गद्यांश का जो उचित शीर्षक हो जाएगा वो क्या हो जाना चाहिए आपके हिसाब से, क्योंकि देखिए हमारा फ़ोन जो हमारा मोबाइल सिर्फ ये नहीं हो सकता, तो मोबाइल फ़ोन इसकी जो है गद्यांश का सही हो सकता है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता और उसकी हानियाँ बताई गई हैं, तो मोबाइल फ़ोन हो जाएगा। चलिए 150 नंबर देखिए क्या लिखा हो मोबाइल फ़ोन के उपयोग में सावधानी बरतने से क्या होगा। अगर मोबाइल फ़ोन के उपयोग में अगर हम लोग सावधानी बरतेंगे तो हमको सिर्फ लाभ होगा, हानियाँ नहीं होंगी। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ लाभ हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए हमारे जो आज के 37 क्वेश्चन हैं ये तो कंप्लीट हो गए हैं। अब इन 37 क्वेश्चन में आप कितने सही करते हैं ये आप यहाँ पे लिख के आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मतलब यहाँ पे लिखने का मतलब आप कमेंट में ऐसे ज़रूर लिखिएगा, जैसे मान लीजिए अगर आपके 32 नंबर बने तो 32/37 ये ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। तो इससे एक आइडिया मुझे लग जाएगा कि हाँ आप लोग कितने हद तक, आपकी हिंदी कितनी तैयार। भाई जिसके अगर 20 नंबर भी बनने हो आप 20 लिखिएगा, जिसके 25 बनने हो 25 लिखिए, जिसके 30 बनने 30 लिखिए, जिसके 37 में 37 आ रहा है वो 37 में 37 लिखिए। जिसके जितने नंबर बनने आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्योंकि देखिए जब हम लोग कंप्यूटर की क्लास करते थे वहाँ पर बच्चे डेली के डेली यही काम होता था, लाइव क्लास में बच्चे जरूर बताते। तो आप भी अपने आप को देखिए, ये तो रिकॉर्डेड क्लास है तो आप वहाँ पे अपने आप को चेक लिख भी सकते हैं ना कि मैंने फर्स्ट का किया ये सही है, सेकंड का भी सही है, थर्ड का गलत हो गया। तो इस तरीके से आप जो है कंप्लीट कर सकते हैं और वहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपने कितने सही और कितने गलत किए। तो इससे आपको आराम हो जाएगा कि आपको लगेगा कि यार अगर हिंदी में मैं थोड़ा इतनी चीज़ें मेरी गलत हो रही तो ये चीज़ें अगर मैं तैयार कर लूँ तो ये मेरी सही हो जाएंगी। और ठीक है वो जो चीज़ें आपका जो पोर्शन आपका गलत हो रहा है वो कमेंट में आप मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसमें पारंगत हासिल कराऊँ, आपको उसमें जो है महारत हासिल कराऊँ, आगे बढ़वाऊँ। तो कोशिश मेरी यही रहेगी। बाकी आप लोगों से बस यही निवेदन है कि जब आप लोग वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और जितने भी आपके ग्रुप्स होते हैं उसमें शेयर ज़रूर कर दिया करें। साथ ही जितने भी नए लोग देखते हो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे हम लोग डेली के डेली जो क्लास दे रहे हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।